जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मेंटर पे। तो चलिए हम लोग दरोगा का सीरीज लेकर चल रहे थे। आज इसी क्रम को और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन को देखेंगे और उसका डिस्कशन देखेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में रिवीजन का काम हो। जैसे ज़्यादा दिन रह नहीं गया है तो आपका रिवीजन होते रहे, इस सोच के साथ हम लोग ये सीरीज लाए हैं। और ज़्यादा बर्डन नहीं देते हैं, मात्र 10 क्वेश्चन का ही करते हैं, जिसका एनालिसिस आपको डिटेल में देखने को मिलता है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित है। यहां बात हो रहा है संघीय सूची का। यहां बात किसका हो रहा है? संघीय सूची का। तो ध्यान रखिएगा कि जो अनुसूची 7, जो अनुसूची हम लोग पढ़ते हैं, टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है? अभी 12 अनुसूची है, जिसमें अनुसूची 7 का हम बात करते हैं। अनुसूची 7, अनुसूची 7 में क्या कहता है? शक्तियों का बंटवारा। किस चीज का बंटवारा है? शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा है किसमें? तो शक्तियों का बंटवारा किया गया है केंद्र सूची, केंद्र और राज्य के बीच में, कि कौन सा बात जो है राज्य सरकार अपना देखेगा, कौन सा पार्ट केंद्र सरकार अपना देखेगा, और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसपे दोनों का कानून बनेगा। तो इस प्रकार से सूची का बंटवारा किया गया है, शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस किस में बंटवारा किया गया है? संघ में किया गया है, राज्य में किया गया है, और किस में किया गया है? समवर्ती में। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और संघ सूची, ये 3 में बंटवारा किया गया है सब्जेक्ट को। तो कौन कौन से बंटवारा किया गया है उसको ध्यान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पहले जो था संघ सूची में, पहले और अब जो क्या किया गया है कि सब कुछ जो पार्ट्स है जो हटाया गया है, कुछ जोड़ा गया है, तो उसको देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा पहले का और अब का दोनों का ध्यान रखना है। तो हम पहले का अगर बात करें तो पहले संघ सूची में टोटल 97 सब्जेक्ट देखने को मिलता था। कितना सब्जेक्ट था? 97 विषय था। और अब जाके कितना हो गया है? अब आपका 100 हो गया है। तो पहले 97 था, अब 100 हो गया है। वही अगर राज्य सूची का बात करें तो पहले 66 सब्जेक्ट था और अब घट के 61 हो गया है। अब 61 हो गया है। और वही समवर्ती सूची का बात करिएगा तो पहले 47 था, अब बढ़ के 52 हो गया है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि राज्य सूची में जो है विषय वो घटा है। यानी कि राज्य सरकार के पास जितना विषय पर कानून बनाने का अधिकार या जो भी अधिकार था, उसमें अब कटौती किया गया है। वो सब्जेक्ट या तो केंद्र के पास चला गया या समवर्ती हो गया है। इसको ध्यान रखिएगा। तो अब इसमें सूची में है क्या? तो ध्यान रखिएगा कि कुछ सब्जेक्ट जो होता है केंद्र सरकार के अधीन आते हैं और कुछ बातें राज्य सरकार के अधीन आते हैं, और कुछ होते हैं जिन पे दोनों का अधिकार होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करते हैं शिक्षा पे अगर हम बात करते हैं तो शिक्षा पे कानून राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। यानी कि शिक्षा किस में आ जाएगा? समवर्ती सूची में आ जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें स्वास्थ्य पे अगर बात करें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकता है। तो उसी प्रकार से जो है हम लोग को सब्जेक्ट बांटा गया है। जैसे हम बात करें पुलिस जो हम लोग स्टेट पुलिस होता है, जो भी स्टेट पुलिस होता है, जैसे बिहार से बिलोंग करते हैं तो बिहार पुलिस, तो पुलिस जो भी रहता है वो राज्य सूची का रहता है। पुलिस किस में रहेगा? राज्य सूची में रहेगा। कृषि किस में देखने को मिलता है? कृषि राज्य सूची का विषय है। कृषि पे कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है। वही केंद्र सरकार का अगर बात करिएगा, संघ सूची का सब्जेक्ट का अगर बात करिएगा तो रक्षा कहने का मतलब आर्मी जो भी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया या पारा मिलिट्री हो गया, वो सब किस में आएंगे? रक्षा वाले संघ सूची में आएंगे। अगर बात करें हम और तो बैंक का अगर बात करें, बैंक किस में आएगा? बैंक हमारा आएगा संघ सूची का सब्जेक्ट होगा। बैंक किसके होगा? संघ सूची का सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करें तो रेलवे किसका हो जाएगा? रेलवे केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। रेलवे भी किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के अंतर्गत, यानी संघ सूची का विषय आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पहले संघ सूची में कितना सब्जेक्ट थे? 97 सब्जेक्ट थे। उसके बाद अब कितना हो गए हैं? 100 हो गए हैं। उसी तरह राज्य सूची में पहले 66 थे, अब कितना हो गए हैं? 61 हो गए हैं। उसके बाद अगर बात करें तो समवर्ती सूची में 47 थे, अब कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछ रहा है।
तो ध्यान रखिएगा, रक्षा संघ सूची में आता है, रेलवे संघ सूची में आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहने का मतलब आरबीआई भी किस में आता है, संघ सूची में आता है, क्योंकि मुद्रा का विनिमय जो है आरबीआई ही करता है जनरली। बच गया स्थानीय शासन। स्थानीय शासन किसके अंतर्गत आता है, तो हमारा राज्य सूची के अंतर्गत आता है। ये हमारा किस में आता है, राज्य सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो 1857 की क्रांति की अगर बात करें हम, 1857 की क्रांति का अगर बात करें, 1857 की अगर क्रांति का बात करें तो 1857 की क्रांति जो हुआ था 29 मार्च को मंगल पांडे जो थे बाघ और ह्यूसन को गोली मारते हैं। कहां पे, बैरकपुर छावनी। कहां पे पड़ता है बैरकपुर, बंगाल में बैरकपुर जगह पड़ता है। वहां पे 29 मार्च को क्या करते हैं, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सिपाही, कौन, मंगल पांडे नामक जो सिपाही थे, वो मंगल पांडे नामक सिपाही वो किसको मारते हैं गोली, वो जनरल बाग और ह्यूसन को गोली मारते हैं, जो वहां का अधिकारी होता है। और गोली मारने के बाद उनको 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है। 8 अप्रैल को फांसी दे दिया गया इनको, 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है। फांसी देने के बाद जब ये शुरू होता है कि कब शुरू होता है, तो 1857 की क्रांति 10 मई को शुरू हो जाता है। 10 मई 1857 को मेरठ से, कहां से शुरू होता है, मेरठ से शुरू होता है। और 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर सैनिक ही भाग लिए थे, सभी जगह के सैनिक ही ज्यादातर भाग लिए थे। और जो किसान जमींदार थे या फिर जो राजवाड़े के लोग थे जिनका साम्राज्य छिन गया था, वो लोग भाग लिए। तो जनरली इसको सैनिक विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो मेरठ से शुरू होता है। मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री 20 NI 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगर मंगल पांडे का बात करें तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। किससे थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है। तो मेरठ के 20वीं नेटिव इन्फेंट्री जो होते हैं वो दिल्ली की ओर जाते हैं और 11 मई को दिल्ली पहुंचते हैं लाल किला पे। और वहां पे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनको अपना सेना मतलब उनको अपना नेतृत्वकर्ता घोषित करते हैं। और वहां से 1857 की क्रांति शुरू होती है। तो ध्यान रखिएगा कि 1857 की क्रांति में हुआ क्या था कि एक बार में सभी जगह पे विद्रोह शुरू नहीं हुआ था, अलग अलग डेट में सभी जगह पे विद्रोह शुरू हुआ था। और जिसके कारण अलग अलग जगह पे विद्रोह शुरू होने के कारण एकता की कमी दिखी। और ये 1857 की क्रांति का जो विद्रोह हुआ उसको अंग्रेज आसानी से दबा दिए। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में, तो बिहार का अगर बात करें तो बिहार में कुंवर सिंह किए थे। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे, कुंवर सिंह किए थे। ध्यान रखिएगा, जो कि जगदीशपुर से बिलोंग करते थे, आरा के जगदीशपुर से बिलोंग करते थे वीर कुंवर सिंह। वही अगर हम बात करें खान बहादुर खां का, तो खान बहादुर खां जो नेतृत्व किए थे वो बरेली से किए थे। खान बहादुर खां जो नेतृत्व किए थे बरेली से किए थे। अगर हम बात करें तात्या टोपे का और नाना साहब का, तो ये दोनों कानपुर से नेतृत्व किए थे। वही अगर हम झांसी की रानी का बात करें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, तो लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किए थे। बेगम हजरत महल का बात करें तो लखनऊ से किए थे। तो ये सब जो कुछ नाम थे जो कि नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए। बाद में 1857 की क्रांति को दबा दिया गया और 1857 की क्रांति के बाद एक पील कमीशन का गठन किया गया, जिसके तहत जो सेना थे उनको फिर से सजाया गया। कैसे सजाया गया, तो जहां पे विद्रोह हो रहे थे
वहां पे भारतीय सेनाओं को कम किया गया और अंग्रेजी सेनाओं को ज्यादा किया गया। तो ध्यान रखिएगा, बंगाल में, बंगाल, बिहार, अवध, ये सब क्षेत्र में जो सैनिक का रेशियो था 1:2 कर दिया गया। 1:2 यानी एक अंग्रेजी अधिकारी यानी अंग्रेजी सैनिक और 2 भारतीय। पहले ये रेशियो ज्यादा हुआ करता था, तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं अब अगला क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। अब ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार है? तो हमारे संविधान में पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अभी 6 मौलिक अधिकार है। 6 मौलिक अधिकार में कुछ अधिकार जो है समानता और समता का अधिकार है, कुछ स्वतंत्रता का अधिकार है, कुछ शोषण के विरुद्ध अधिकार है, कुछ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और कुछ जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है। तो ये सब अधिकार संविधान में दिया गया है। तो उन संविधान में अगर देखिएगा तो इसमें हमसे ऑप्शन में है अनुच्छेद 26, 23, 24 और 28। और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, पहले जो अभी मौलिक अधिकार कितना है हम लोगों के पास? तो अभी हमारे पास मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार कितने हैं हम लोगों के पास? तो अभी मौलिक अधिकार हम लोगों के पास 6 है। तो कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, पहला जो है, पहला अगर मौलिक अधिकार का हम बात करें, पहला मौलिक अधिकार का बात करें तो समता तथा समानता का अधिकार। समता तथा समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है। 14 से आर्टिकल 18 तक, इधर आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल। उसके बाद अगर देखें दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आपको 19 से 22 तक है, 19 से 22 तक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि हमारा 23-24 है। उसके बाद देखिएगा चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका बात करें तो 25 से 28 तक है। इसका कितना होगा? 25 से 28। उसके बाद पांचवा अगर बात करें तो शिक्षा संबंधी, शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, जो कि 29 और 30 है। उसके बाद करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार 32 है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। तो कौन कौन हो गया? समता समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद देखिए तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें से हम बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों से के प्रबंध में स्वतंत्रता संबंधी है? तो ध्यान रखिएगा, धार्मिक कार्यों के, तो धार्मिक का अधिकार अगर हम बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से हमारा 28 तक है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ये 25 से है तो 23 तो पहले ही खत्म हो गया, 24 भी खत्म हो गया, तो बच गया 26 और 28। तो 26 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 28 क्या कहता है
कि कुछ जो है कुछ संस्थान जो कि सरकार द्वारा पोषित नहीं है, सरकार द्वारा पोषित नहीं है, यानी कहने का मतलब वैसा संस्थान जो सरकार द्वारा नहीं संचालित किया जाता है उसमें धर्म संबंधी कुछ शिक्षा दिया जा सकता है, यानी कि प्राइवेट स्कूल में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है जो किसी संस्कार द्वारा पोषित नहीं है, उसमें कह रहे हैं कुछ संस्थानों में दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपका शैक्षणिक संस्थान बोल सकते हैं कि अगर कोई हम बोल सकते हैं कि आश्रम चल रहा है तो आश्रम में हो सकता है धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है। आश्रम कोई सरकार नहीं चला रहा, कोई प्राइवेट आदमी अगर कोई इंसान प्राइवेट अपना चला रहा है तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दे सकता है। ये आर्टिकल 28 कहता है। अगर हम बात करें 23 का तो 23 क्या कहता है? 23 कहता है कि आप जबरदस्ती बलात्श्रम या दुर्व्यापार, मानव का दुर्व्यापार या बलात्श्रम, कहने का मतलब कि आप मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। ये सब किसमें है? आर्टिकल 23 में है। आर्टिकल 24 का अगर बात करिएगा तो आर्टिकल 24 कहता है कि 6 वर्ष या 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, ध्यान रखिए 6 वर्ष नहीं, 14 वर्ष से कम जो होते हैं उम्र के, मतलब बच्चों से फैक्ट्री में या फिर कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं जबरदस्ती। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप कहीं भी कल कारखाने में काम नहीं करवा सकते हैं। ये किसमें कहता है? 24 में कहता है। वही 23 में कहता है आप बलात्श्रम या मानव दुर्व्यापार यानी मानव का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, ना ही जबरदस्ती उसे काम करवा सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी इंसान अपना धार्मिक कार्य करे तो उसका प्रबंधन कर सकता है, उसे उसको स्वतंत्रता दी गई है। यानी कि कोई कथा कहवाना चाहता है, कोई भागवत गीता कहवाना चाह रहा है, कहीं पे 7 दिन का कथा कहवा रहा है, तो वो सब प्रबंधन करने का स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का फिल इन द ब्लैंक्स राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का अगर बात करें तो नागालैंड में किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। और जो है ये 10 दिन तक होता है। ये 10 दिन का त्योहार है, 10 दिन का त्योहार है। और इसमें जो है इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। हॉर्नबिल को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। वही अगर त्रिपुरा का बात किया जाए तो यहाँ का फेस्टिवल का बात किया जाए तो खर्ची पूजा है। खर्ची पूजा जिसमें 14 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। 14 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। 14 देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। वही मेघालय का अगर देखिएगा तो वांगला है। वांगला उत्सव मेघालय का है। वांगला उत्सव कहाँ का है? मेघालय का है। तो ध्यान रखिएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे है? जो कि हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि वहाँ के लोग हॉर्नबिल पक्षी के जो पंख होते हैं उसको अपने वस्त्र में लगाते हैं। हॉर्नबिल पक्षी के पंख जो होते हैं, नागालैंड के लोग हॉर्नबिल पक्षी के पंख अपने वस्त्र में लगाते हैं। अपने वस्त्र में लगाते हैं। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? नागालैंड में, जो कितने दिनों तक मनता है? 10 दिन तक। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के मध्य, तो भारत और श्रीलंका के मध्य अगर बात करिएगा तो भारत और श्रीलंका के मध्य का अगर बात करिएगा तो सैन्य अभ्यास हमारा मित्र शक्ति है। भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास है? मित्र शक्ति, जो कि अभी चल रहा है। अभी चल रहा है 10 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक चलने वाला है। और यह संस्करण यहाँ 11वां है। और अगर मित्र शक्ति का बात करें तो ये कर्नाटक में अभी हो रहा है। कर्नाटक में ये संस्करण चल रहा है। अगर हम भारत और श्रीलंका के बीच का बात करें तो एक और सैन्य अभ्यास होता है स्लाइनेक्स
नेक्स। स्लाइनेक्स जो है युद्ध अभ्यास, स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास, ये भी किसके बीच होता है? तो ये भी जो है स्लाइनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच होता है। और इसका संस्करण का बात करें तो 12वां संस्करण 2025 में हुआ है। 12वां हुआ है कब? 2025 में। कहाँ पे हुआ है? तो ये कोलंबिया में हुआ है, कोलंबिया में हुआ है। स्लाइनेक्स इसका याद करने का आसान तरीका है, एसीएल से श्रीलंका, आई से इंडिया, एन से नेवल, ई एक्सरसाइज, यानी कि बोल सकते हैं कि स्लाइनेक्स जो है नेवी एक्सरसाइज है, यानी कि हम बोल सकते हैं नौसेना का युद्ध अभ्यास है, नौसेना का युद्ध अभ्यास है। नौसेना का युद्ध अभ्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित करना है। यहाँ पे है घटना दिया हुआ, इधर वर्ष दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान रखिएगा। पहला कह रहा है अहमदाबाद मिल हड़ताल, अहमदाबाद मिल हड़ताल। दूसरा कह रहा है खेड़ा सत्याग्रह। तीसरा कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड। चौथा कह रहा है चंपारण सत्याग्रह। ये चारों जो है गांधी जी से रिलेटेड है, गांधी जी से रिलेटेड है। और देखिएगा जलियांवाला बाग के बाद ये सत्याग्रह, अलग सत्याग्रह का शुरुआत किए थे। तो ये चारों घटना गांधी जी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले गांधी जी कौन का शुरुआत किए थे उसको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखिएगा कि गांधी जी 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट गए थे। जब वापस लौटे थे तो उनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो भारत भ्रमण का मतलब आदेश दिए थे कि आप भारत भ्रमण करिए, पहले 2 साल तक भारत को समझिए, उसके बाद ही भारत के लिए कुछ कार्य करिएगा। तो सबसे पहले वो भारत भ्रमण के दौरान जब लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 का लखनऊ अधिवेशन, तो उसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार वहां पर अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं पर किसान नेता जो होते हैं, बिहार के चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं, उनको चंपारण आने के लिए प्रेरित करते हैं। तो जब प्रेरित करते हैं तो बाद में 1917 में जो है गांधी जी चंपारण आते हैं। तो सबसे पहला विद्रोह जो है सत्याग्रह गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था 1917 में हुआ था, यानी ये 1917 में हुआ था। उसके बाद बात करें तो चंपारण सत्याग्रह जैसे ही सफल हुआ तो अहमदाबाद में प्लेग फैला था, तो वहाँ पे मिल जो मजदूर थे उनको बोनस देने का बात कहा गया था। और जैसे ही प्लेग का प्रकोप खत्म हुआ था तो बोनस बंद कर दिया गया था, जिसके कारण मजदूर हड़ताल किए थे। तो उसमें गांधी जी जाते हैं और मजदूरों के हड़ताल का समर्थन करते हैं। और पहला बार भूख हड़ताल जो है अहमदाबाद आंदोलन के दौरान किए थे गांधी जी। और उसमें गांधी जी जो है मजदूरों को बोनस जो है 35% दिलवाने में सक्षम हो पाए थे। तो दूसरा आंदोलन वो किए थे 1918 में अहमदाबाद 1918 में ही किए थे। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन है 1918 में। ध्यान रखिएगा कि अहमदाबाद मिल आंदोलन जो हुआ था वो मार्च अप्रैल के मंथ में हुआ था, मार्च या अप्रैल के मंथ में हुआ था। उसके बाद जो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था, लेकिन अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद हुआ था। यानी पहले अहमदाबाद मिल आंदोलन, उसके बाद खेड़ा हुआ था। और जलियांवाला बाग आपको पता होगा कि 1919 में हुआ था। तो कहने का मतलब सबसे पहले हमारा अहमदाबाद मिल आंदोलन या तो 3 नंबर या 4 नंबर, इसमें ऑप्शन में थोड़ा बहुत दिक्कत किया है कि पहले नहीं दिया है अप्रैल और जो है मंथ नहीं दिया है। तो ध्यान रखिएगा पहला 3 या 4 दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है कि दोनों ऑप्शन सही हो सकता है, या इसको भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दोनों कंफ्यूजन हो गया है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इसमें। बस आप इसमें ये ध्यान रखिएगा कि पहले हुआ था अहमदाबाद, बाद में हुआ था खेड़ा, क्रम याद रखिएगा। पहला अगर हम पहले का बात करें तो चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद अगर बात करें तो अहमदाबाद, उसके बाद बात करें तो खेड़ा, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग। तो ध्यान रखिएगा पहले अहमदाबाद हुआ था, उसके बाद खेड़ा हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें से दोनों में से जो सही हो उसको लगा लीजिएगा, दोनों ऑप्शन हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन है आपका बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइएगा, जल्दी बताइएगा
कौन सा सही होगा? तो हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। कब लिखे थे? 1909 में। कब लिखे थे? 1909 में, जब लंदन की यात्रा कर रहे थे। लंदन की यात्रा कर रहे थे तो 1909 में ये हिंद स्वराज का लिखना मतलब बुक को लिखते हैं और उसी में स्वराज को परिभाषित किए थे। और 1909 में जो हिंद स्वराज लिखे, हिंद स्वराज पुस्तक लिखे और इसी पुस्तक में स्वराज शब्द को परिभाषित किए। इसी में स्वराज शब्द को क्या किए थे? परिभाषित किए थे। उसके बाद अगर बात किया जाए तो इसमें जो है गांधी जी हिंद स्वराज पुस्तक में ही ब्रिटिश संसद का तुलना एक बांझ वेश्या से किए थे। ब्रिटिश संसद का तुलना किससे किए थे? बांझ वेश्या से। ब्रिटिश संसद का तुलना बांझ वेश्या से किए थे। बांझ वेश्या से किए थे। तो ये गांधी जी का पुस्तक है कौन? हिंद स्वराज। अगर बाल गंगाधर तिलक का हम बात करें तो गीता रहस्य। अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू का पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें गोपाल कृष्ण गोखले तो ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के राजनीतिक गुरु या गुरु बोल सकते हैं, ये गांधी जी के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बैरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बैरी नाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो बताइएगा जल्दी से, ऑप्शन जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर सही होगा। बैरी नाग कौन से नदी का उद्गम स्थल है? जल्दी से बताइए। गंगा का तो याद होगा, गंगा का गोमुख के गंगोत्री से ये यमुनोत्री के बंदरपुर श्रेणी से, बंदरपुर श्रेणी से। जल्दी बताइए बैरीनाग किसका है? तो बैरीनाग है झेलम का जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। बैरीनाग झील, वहीं पे झेलम नदी, वहीं से झेलम नदी निकलता है। और झेलम नदी का अगर प्राचीन नाम देखिएगा तो वितस्ता है। झेलम नदी निकलता है जम्मू कश्मीर से, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें चिनाब का तो चिनाब निकलता है हमारा हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से। हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से कौन निकलता है? चिनाब। और चिनाब दो धाराओं के मिलने के बाद बनता है, चंद्र और भागा, जिसके कारण इसे चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। चिनाब को चंद्रभागा के नाम से भी जानते हैं। अगर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का बात किया जाए तो चिनाब ब्रिज ही है। चिनाब नदी पर स्थित है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस पे स्थित है? चिनाब नदी पर स्थित है। उसके बाद अगर बात करें तो गंगा का अगर बात करिएगा तो गंगा जो है वो हमारा उत्तराखंड में जाता है, यूपी में जाता है। उसके बाद हम बिहार का बात कर ले, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद बांग्लादेश। गंगा जो है दो धाराओं के मिलने के बाद गंगा बनती है। कौन कौन? अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलते हैं, जो कि देवप्रयाग में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। और वहाँ से गंगा नाम से फेमस रहती है। और देवप्रयाग के बाद गंगा कहलाती है। गंगा जो है हरिद्वार में आके पहला बार समतल भाग में प्रवेश करती है। पहले पहाड़ी से उतरती है, हरिद्वार में समतल भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद उत्तराखंड के बाद आपको यूपी में देखने को मिलता है। उसके बाद बिहार में देखने को मिलता है। पश्चिम बंगाल में आके फिर से दो धाराओं में विभक्त हो जाती है, एक हुगली और एक भागीरथी। भागीरथी जो होती है वो बांग्लादेश में चली जाती है।
और बांग्लादेश में जो इसका नाम पद्मा पड़ जाता है। पद्मा के बाद आगे देखिएगा तो ये इस जो है आगे चल के इसका नाम मेघना पड़ जाता है, और मेघना के बाद जो है अपना मेघना बन के ही जल का विसर्जन किसमें करती है, बंगाल के खाड़ी में करती है। और यमुना का बात करें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का अगर नाम लिया जाए तो यमुना ही है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसका अगर बात किया जाए तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन होगा, यमुना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ये बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग को पता होगा कि जेपी सेतु जो है हमारा कौन से नदी पर है, गंगा नदी पर है। जेपी सेतु कहाँ पे है, गंगा नदी पे है। अगर वही बात करें सरयू अयोध्या में बहती है, सरयू जो है यूपी में, यूपी हम बोल सकते हैं यूपी में, और सरयू के किनारे बसा नगर का बात करें अयोध्या है। उसके बाद हम बात करें तो रावी जो है इसका भी हिमाचल प्रदेश में ही इसका उद्गम स्थल होता है। यमुना का जो है उत्तराखंड में ही देखने को मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा पे ही जेपी सेतु जो है जिसका निर्माण हुआ है, जयप्रकाश पुल, जेपी सेतु पुल दीघा साइड में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री ऑप्शन में है लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, या लोकसभा के बहुमत दल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, हम लोग सांसद का चुनाव करते हैं, सांसद का चुनाव करते हैं। और सांसद में ही से किसी एक को, जो बहुमत दल का जो ये होता है आपसी बातचीत होता है, उसके बाद जो है सांसद, जो बहुमत दल का ही एक सांसद को क्या बनाया जाता है, प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और बनाया नहीं जाता है, उसको नियुक्त किया जाता है, और नियुक्त कौन करते हैं, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको, प्रधानमंत्री को, ध्यान रखिएगा। अब सांसद कोई जरूरी नहीं कि लोकसभा का ही हो, सांसद लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का इलेक्शन जीत कर ही आया हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो नियुक्त होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। हाँ, अगर मान लीजिए वो सांसद नहीं है तो उसको 6 महीना के अंदर, 6 मंथ के भीतर ही उसको क्या कर दिया जाएगा, या तो उसको लोकसभा का सदस्यता कहीं से दिलवाया जाएगा या राज्यसभा का। अगर कहीं चुनाव है तो लोकसभा का इलेक्शन लगा के जीत सकता है तो वो प्रधानमंत्री के पद पे बना रहेगा, अन्यथा राज्यसभा से उसको सांसद बनना पड़ेगा। अगर 6 महीना के अंदर नहीं बन पाता है तो उसका प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा, या किसी भी मंत्री का पद समाप्त हो जाएगा, समझे ना। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो कि आपको देखने में अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार के और सेट लेकर हम पर डे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना प्यार बढ़ाते रहें और बरसाते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।